तो जैन दोस्तों, अपनी अर्जुन सीरीज़ के एपिसोड 3 और 4 की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अपना सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रेट जारी की जाती है? तो कौन सी रेट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट जारी की जाती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रेट जो जारी है वो हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और हाई कोर्ट रेट जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है? तो 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो जारी करता है। जारी दोनों ही करते हैं, मतलब आपके अगर मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों का हनन हो रहा है तो जो रिट जारी करने का अधिकार होता है वो किसके पास में होता है? तो हाई कोर्ट के पास में आपके मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार को जो हनन हो रहा है उसको देखने के लिए हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो रिट जो है वो जारी करे। 5 प्रकार की रिट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट में। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है कि कोई, मान लो कोई पर्सन है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश नहीं किया गया तो न्यायालय क्या करेगा? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है वो जारी कर दी जाएगी उस व्यक्ति के, मतलब उस व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक मतलब रिट जारी कर दी जाएगी उन लोगों के खिलाफ में। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति है और उसको अपने एरिया के अंदर ही रहना पड़ेगा। अपने कार्य अधिकार जो उसको दिया गया है जितने क्षेत्र में काम करने का, वो उतने में ही रहेगा। अगर वो बाहर जाता है, बाहर के कामों में हस्तक्षेप करता है, तो अधिकार परीक्षा के अंतर्गत उसको रेट जारी कर दी जाती है। परमादेश का मतलब होता है अगर आपकी जॉब लग जाती है और आप उस काम को नहीं करते हैं तो बार बार आपको परमादेश दिया जाएगा कि नोटिस भेजा जाएगा कि आप नौकरी पर क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगला है कि प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ये किसके लिए है? ये दोनों रिट जो है वो अपर न्यायालय और नोबल न्यायालय के खिलाफ में जारी की जाती है, उत्प्रेक्षण हो या फिर प्रतिषेध हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें कि इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल रैपिड स्टडी 1 पर मिलेगी। आप वैसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर नहीं मिलती है तो आप @रैपिड स्टडी और 1 विदाउट स्पेस के सर्च करेंगे तो आपको चैनल जो है वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज की 1 से लेकर 35 तक और मैदान सीरीज की 1 से लेकर 50 तक हैंड रिटन नोट PDF उस पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर एक बार से देख सकते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? तो समीर कामत जो है वो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो ध्येय वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1861 में इसकी स्थापना कनिंघम के द्वारा की जाती है। किसके? कनिंघम के द्वारा की जाती है। ये किसके अधीन काम करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ये काम करता है। ठीक है। कौन? ASI। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात कर लेते हैं तो 1931 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो PC मार्नवेलिस ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर जो है वो है। 1875 में क्या होता है? भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना होती है। अभी आपको बताया है कि 1875 में इसकी स्थापना होती है। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। किसका? भारतीय मौसम विज्ञान का। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। कौन सी? भारतीय मौसम विज्ञान की। भारतीय मौसम विज्ञान जो है वो किसके अधीन काम करती है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करती है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य किस कंट्री से लिए गए हैं? तो रसिया से ये लिए गए हैं मूल कर्तव्य। ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो 51 के काम है मूल कर्तव्य आते हैं। किसके? 51 के काम है ये मूल कर्तव्य आते हैं। और भाग पूछे तो 4 काम है ये आते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है। 1 से लेकर 4 तक क्या है? तो राज्य है। ठीक है। राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश।
5 से लेकर 11 तक है, क्या है, नागरिकता है, ठीक है, जो कि ये भाग 1 में है, ये भाग 2 में है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में आते हैं। और फिर 12 से लेकर 35 तक क्या है, तो 12 से लेकर 35 तक अपने मौलिक अधिकार हैं, क्या है, मौलिक अधिकार हैं, जो कि भाग 3 में आते हैं। किस में आते हैं, भाग 3 में ये आते हैं। इसके बाद में 35 से लेकर 51 तक क्या है, तो 35 से लेकर 51 तक जो है वो अपने क्या है, DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो इसमें आते हैं। और ये किस में है, भाग 4 में आते हैं। किस में, भाग 4 में आते हैं। 4 काम में क्या आते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है वो आते हैं, रशिया के संविधान से लिए गए हैं। और इसको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो सरदार शरद सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अन्य समितियों की बात कर लेते हैं, तो केलकर समिति जो है वो GST, इसको केलकर समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। GST का संविधान संशोधन कौन सा है, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो GST से संबंधित है। सबसे पहले GST जो है वो किस देश में शुरू हुई थी, तो जो देश है वो है क्या, फ्रांस से ये शुरू हुई थी सबसे पहले। लेकिन भारत में कहाँ से ली गई, तो भारत में GST जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई है। और इसके बारे में एक फैक्ट और है कि इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट में GST लागू की गई थी, तो सिक्किम में ये लागू की गई थी। कहाँ पर, सिक्किम में ये लागू की गई थी। अगर आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा, GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और आयकर जो है वो कौन सा है, वो एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर टैक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो GST का जो उल्लेख है वो 246 में है। किसमें, 246 में GST का उल्लेख किया गया है। GST की काउंसिल का उल्लेख किसमें किया गया था, 279 की ए में GST काउंसिल का उल्लेख किया गया है। अधिकतम टैक्स कितना हो सकता है, तो 28 हो सकता है, जिसमें 5 प्रकार के टैक्स हैं, ठीक है। एक तो 5% है, उसके बाद में 18 है, 28 है और 2 और हैं, ठीक है। कितने तरीके के लगाए जाते हैं टैक्स, तो 5 तरीके के, थोड़ा 5 से थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितना है, 28% अधिकतम टैक्स लगाया जा सकता है। सरदार केलकर जो समिति है वो GST संबंधित है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अप्रत्यक्ष कर है। 246 में GST का उल्लेख किया गया है। 279 में GST काउंसिल का उल्लेख किया गया है। अधिकतम कितना हो सकता है, तो 28% हो सकता है। शिरोमणि समिति की बात कर लेते हैं, तो शिरोमणि समिति में क्या हुआ है, नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। और ये नाबार्ड क्या है, एक ग्रामीण विकास के लिए एक संस्था है। कौन है, ग्रामीण विकास के लिए एक संस्था है, कौन, नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिरोमणि समिति के द्वारा की जाती है। बलवंत राय मेहता की समिति की बात कर लेते हैं, तो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत जो है वो की जाती है। इससे के लिए पहले चुनाव कहाँ पर हुए थे, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, तो इसके जो पहले चुनाव हैं वो आंध्र प्रदेश में हुए थे। कहाँ पर हुए थे, आंध्र प्रदेश में ये पहले चुनाव हुए थे। सरदार शरद सिंह समिति की बात कर लेते हैं, तो सरदार शरद सिंह समिति के द्वारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एक संशोधन किया गया, जिसमें भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किसमें, सरदार शरद सिंह समिति के द्वारा। अभी बताया आपको, भाग 4A में है, 51A में इनका वर्णन है। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वैसे तो मूल संविधान की बात करें तो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, और प्रेजेंट टाइम में अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है ये जोड़ा गया। कब, 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो जोड़ा गया। और इसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी, तो 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के लिए मदद से जल की संरचना की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रॉन्गटन ने की थी। किसने की थी, रॉन्गटन ने एक्सरे की खोज की थी। भौतिकी का पहला जो है नोबेल किसको दिया गया था, तो भौतिकी का जो पहला नोबेल है वो भी रॉन्गटन को ही दिया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और जल संरचना की खोज जो है वो किसने की थी, तो जल संरचना की खोज भी जो है
वो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन से हेनरी याद रखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की खोज जो है वो बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो जल संचय और हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई। एक्सरे की खोज जो है, अपनी बॉडी का जो एक्सरे किया जाता है वो किसने की थी? तो रॉन्गटन ने की थी, और इन्हीं को पहला नोबेल जो है वो दिया गया था। पीएच पैमाने की खोज जो है वो किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज जो है वो की थी। गुणसूत्र के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो हिस्टोन जो है, कौन? हिस्टोन जो है वो गुणसूत्र के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक किसकी है? तो रेस के लिए अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है, और इन्हीं की ये आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। माई लाइफ किसकी है? तो माई लाइफ है विल क्लिंटन की, जो कि हम पहले शायद जो एपिसोड 1 था उसमें पहला क्वेश्चन यही था कि माई लाइफ किससे संबंधित है, पहला शायद, या फिर उसमें ये क्वेश्चन था माई लाइफ किसकी है? विल क्लिंटन की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? तो एल के आडवाणी जी की है। किसकी है? एल के आडवाणी जी की है। माई लाइफ माई मिशन किसकी है? तो बाबा रामदेव की है। किसकी है? बाबा रामदेव की है कि मेरी लाइफ है और मेरे ही मिशन है। अन्य पुस्तक की बात कर लेते हैं तो अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किसकी है? यानी कि टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, यानी कि बॉक्सिंग के लिए सबसे फेमस लेडी कौन है? तो वो है मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम है। आई हैव द स्ट्रेच, क्या है? आई हैव द स्ट्रेच, ये किसकी है? आर अश्विन की है। किसकी है? आर अश्विन की है। गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पीटी उषा को जाना जाता है। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी है? ये है सानिया मिर्जा की। ये एपिसोड शायद 1 में बताई थी, और RWA के मॉक टेस्ट में भी ये जो अभी संडे वाला था उसमें ये पुस्तक पूछी गई थी, ठीक है। तो कौन थी उसकी? सानिया मिर्जा थी। एस ऑड्स अगेंस्ट की। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 75 है, कौन सा? आर्टिकल जो 75 है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच जो संबंध है उनको स्थापित करता है। लेकिन आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। क्या? सूचना देने का काम जो है वो 143 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री को करना होगा राष्ट्रपति के, ठीक है। वैसे तो राष्ट्रपति का अपने इंडिया में कोई काम नहीं है, सारे काम जो है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद जो है वो 44 जो है वो समान नागरिक संहिता है। इसे फॉलो करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड है। वैसे तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसको गोवा में भी लागू किया गया था कुछ टाइम पहले, और इसको पहला जो राज्य है वो कौन सा राज्य इसे फॉलो करने वाला? तो वो कौन है? तो वो उत्तराखंड है। संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद जो है 79 में है, यानी कि संसद जो है वो 79 में है। राज्यसभा जो है वो 80 में है, और लोकसभा जो है वो 81 में है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें जो लोकसभा स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम में, अभी कल की ही बात है, ये फिर से इनको लोकसभा स्पीकर किसको चुना गया है? तो लोकसभा स्पीकर जो है वो ओम बिरला जी को चुना गया है, ठीक है। जिनके विपक्ष में कौन थे? तो राहुल गांधी इनके विपक्ष में खड़े हुए थे। संसद किन से मिलकर बना है? तो संसद किन किन लोगों से मिलकर बना है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों लोगों से मिलकर बना हुआ है। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 52 जो है वो राष्ट्रपति का आर्टिकल कहता है कि ये भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। किस अनुच्छेद के में है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, वो किस आर्टिकल में है? तो प्रधानमंत्री का जो आर्टिकल है वो 75 का क्लॉज नंबर 1 है। कौन सा है? 75 का क्लॉज नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत उत्सव तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा मनाया जाता है? तो नाट्यांजलि उत्सव जो है वो तमिलनाडु में पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। वैसे तानसेन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये मनाया जाता है। गणेश उत्सव की बात कर लेते हैं तो बीजी तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, कहाँ पर की थी? तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की थी। और शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी जो है वो बीजी तिलक के ही द्वारा की गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव और बीजी तिलक की शुरुआत एक साथ ही बीजी तिलक के द्वारा शुरू की गई थी। निशागंधी महोत्सव की बात कर लेते हैं तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये मनाया जाता है। कहाँ पर? निशागंधी जो महोत्सव है वो केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किस विषय से संबंधित है? तो जो 200 है वो 200 आर्टिकल क्या कहता है कि विधेयक पर राज्यपाल की जो सहमति है वो होनी चाहिए। किस पर? विधेयक पर
राज्यपाल की जो है वो सहमति होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 200 ये कहता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 1, 2, 3 में किया जाता है। किसमें? 1, 2, 3 में। ठीक है, पहले नंबर पर कौन आता है? भारत का जो पहला व्यक्ति होता है वो कौन होता है? तो भारत का जो पहला व्यक्ति माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है, इसलिए 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, और राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो राज्यपाल में ये आता है दूसरे नंबर पर, 2, फिर 1, फिर 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अध्यादेश की बात कर लेते हैं, यह एक अस्थायी कानून है। कौन सा? अध्यादेश जो है वो एक अस्थायी कानून है जिसे संसद द्वारा पास कराना होता है। संसद के द्वारा इसको पास कराना होता है। कितने महीने में? 7.5 महीने में आप इसको पास करा सकते हैं संसद से। विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति से आर्टिकल 111 क्या कहता है? विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 200 क्या कहता है? विधेयकों पर राज्यपाल की भी सहमति होनी चाहिए। देखो 111 में क्या कहता है कि राज्यपाल की होनी चाहिए और 200 में क्या कहता है? तो राष्ट्रपति की होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों आर्टिकल भी अलग अलग हैं और दोनों चीज़ें जो हैं वो भी अलग अलग हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विषय कौन सा है? तो आरक्षित विषय की बात किसमें है? तो 201 में आरक्षित विषय की बात कही गई है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो HSNM, एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है HSNM, यानी कि हंसना मना है। क्या है? हंसना मना है, यानी कि हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। HSNM इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? हंसना मना है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? ये बिंबिसार हैं। कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। सुसुनाग वंश की बात कर लेते हैं तो सुसुनाग वंश से हम सुसुनाग को ही याद रखेंगे। नंद वंश की बात कर लेते हैं तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मना नंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश की बात कर लेते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। सबसे प्राचीन राजधानी जो है वो किसको माना जाता है? तो राजगीर, जिसको हम ग्रीवरेज, जो कि मगध की राजधानी है। किसकी? मगध की राजधानी है। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो पाटलिपुत्र है, जो वो इसको माना जाता है मगध की राजधानी को। ठीक है, और अगर वैसे जनपद की बात करें तो जनपद कितने हैं? 16 जनपद हैं। कितने हैं? 16 जनपद हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जिमल्ल, चेती, वत्स, कुरुपांचाल, अस्कावंती और मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कम्बोज। मत्स्य, सूरसेन, गांधार और कम्बोज, ये 16 जो है वो महाजनपद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की। तो फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की थी। फ्री इंडिया लीजन या फिर टाइगर लीजन या फिर आज़ाद हिंद फौज की बात कर लें की स्थापना, इन तीनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? टाइगर लीजन की, आज़ाद हिंद फौज की और फ्री इंडिया लीजन की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने क्या किया था? भारतीय कैदियों ने विश्व युद्ध के दौरान जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके दौरान उन्होंने जर्मनी की मदद की थी। किसकी? जर्मनी की मदद की थी। और ये कब हुआ था? तो 1939 से 1945 तक ये चला था दूसरा विश्व युद्ध। कब चला था? 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो चलता है। ठीक है, जिसमें भारतीयों ने किसकी मदद की थी? तो जर्मनी की मदद की थी। और किसके कहने पर की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही इन्होंने जो ब्लॉक बनाए थे उनके कहने पर मदद की थी जर्मनी की। 1939 में क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसकी स्थापना की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। क्या है? इंडियन स्ट्रगल। और इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है क्या? 23 जनवरी पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की याद में 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? तो 1938 और 1939 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 और 38 में, दोनों में इन्होंने अध्यक्षता की थी INC की। बहिष्कृत हितकीकरण सभा की बात कर लेते हैं। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना जो है वो 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये की जाती है। कब? 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये
की जाती है। स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं तो स्वराज पार्टी के जो स्थापना है 1923 में की जाती है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों लोगों के द्वारा। ठीक है, इसमें स्वराज पार्टी में एनी बेसेंट ने भी इसमें भाग लिया था। वैसे तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को ही माना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल दास के द्वारा ये की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 2841 मीटर ऊंची पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो पाउना पर्वत श्रेणी जो है वो नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर है? नागालैंड में स्थित है पाउना पर्वत श्रेणी। माउंट पाउना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पाउना की जो कि नागालैंड में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट सारामती है। कौन सी है? माउंट सारामती है। नागालैंड की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना होती है। यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो कि 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है। ठीक है, आप बताएंगे कौन सा है? वो हमने आपको सेट नंबर आई थिंक दूसरे में बताया था। ठीक है, चलो हम बता दे रहे हैं आपको। हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। ठीक है, पाउना श्रेणी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नागालैंड में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर की बात कर लेते हैं तो दैमाबाद। कौन सा? देमापुर जो है वो कहाँ का है? नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है। नेगेटिव ग्रोथ रेट किस स्टेट की है? तो नागालैंड की है। किस स्टेट की है? नागालैंड की है। अन्य पर्वत की बात कर लेते हैं तो नामचा बरवा पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नामचा बरवा पर्वत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित है। कंचनजंगा की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भारत की सीमा की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं तो वो कौन सी है? तो वो कंचनजंगा ही है। कौन सी? भारत की सीमा की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को माना जाता है। ठीक है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय संख्या 2011 के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो जनजातीय संख्या यानी कि आप जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइबल एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो एमपी में सबसे ज़्यादा जो है वो ट्राइबल एरिया में आते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में है। उसके बाद में 3rd नंबर पर उड़ीसा में है। प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। प्रतिशतता के आधार पर जनजाति सबसे ज़्यादा किस में है? तो मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। अगर वैसे जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, अगर प्रतिशतता की बात कर लेते हैं तो मिजोरम आ जाता है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। शून्य जनजाति जो है वो कहाँ कहाँ पर है? देखो, एक तो दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, इसके बाद में पंजाब है, उसके बाद में पुडुचेरी है। दिल्ली से लगा हुआ है पंजाब, पंजाब से लगा हुआ है हरियाणा, और फिर पुडुचेरी जो है यहाँ पर शून्य होता है। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और प्रतिशतता के आधार पर तो मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। रबड़ का बलनीकरण किसके द्वारा होता है? तो रबड़ का जो बलनीकरण है वो सल्फर के द्वारा किया जाता है। मंदक का कार्य कौन करता है? तो सल्फर जो है वो मंदक का कार्य करता है। कमरे में ताप पर तरल अधातु होती है। कमरे में ताप पर तरल अधातु कौन सी होती है? तो ब्रोमीन होती है। कौन सी? ब्रोमीन जो है वो तरल अधातु के रूप में होती है। रूम के टेम्परेचर पर सर्वाधिक बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक बंधुता वाला जो तत्व है वो है क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन है। कमरे के ताप पर तरल धातु, देखो तरल धातु है, पारा तरल अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक अधातु है और धातु कौन है? तो पारा एक धातु है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पारा और ब्रोमीन, दोनों को याद रखेंगे। ब्रोमीन एक अधातु है और पारा एक धातु है। ठीक है, और सर्वाधिक बंधुता वाला तत्व की बात हो गई तो कौन सी? क्लोरीन। ठीक है, सॉरी फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई की और लंबाई की बात कर लेते हैं तो बैडमिंटन की जो चौड़ाई है वो है 5.18 मीटर या फिर 17 फुट, जिसको हम कह सकते हैं कितना? 17 फुट। और लंबाई की बात कर लेते हैं तो 13.4 मीटर या फिर 44 फुट, इसको हम कह सकते हैं। किसको? देखो 17 फुट या फिर 44 फुट,
सीधी सीधी सी बात, या फिर 5.18 मीटर या फिर 13.4 मीटर। ठीक है, बैडमिंटन के से संबंधित जो कप हैं वो कौन कौन से, एक तो देखो उबेर कप है, थॉमस कप है, नारंग कप है और एक अमृत दीवान कप है। कौन सा, नारंग कप, थॉमस कप, उबेर कप और अमृत दीवान कप जो है वो किससे संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। देखो एक सात्विक साईराज है, चिराग शेट्टी है जिन्होंने अभी हाल ही में एक अवार्ड जीता है। पीवी सिंधु जो है वो भी बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल जो है वो भी किससे संबंधित है, साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिता जो है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद ये किससे संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित है। किदानी श्रीकांत जो कि ये किससे संबंधित है, तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। टीएन कृष्णन की बात कर लेते हैं, रागिनी शंकर की बात कर लेते हैं, नंदिनी शंकर की बात कर लेते हैं। एमएस गोपाल कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, ये वायलिन से संबंधित हैं। देखो टीएन ने रागिनी और नंदिनी के साथ में क्या किया, गोपाल को बाय बाय बोला। क्या किया, टीएन कृष्णन ने रागिनी और नंदी के साथ में गोपाल कृष्णन को बाय बाय बोला। शहनाई के लिए बात कर लेते हैं तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है। तबला के लिए बात कर लेते हैं तो पंडित किशन महाराज, लतीफ़ महाराज और जाकिर हुसैन जो है वो किससे संबंधित है, तो तबला से ही संबंधित है। वीणा की बात कर लेते हैं तो एस बालचंद्र और विश्वमोहन भट्ट जो है वो किससे संबंधित हैं, तो ये वीणा से संबंधित हैं। कौन, एस बालचंद्र और विश्वमोहन भट्ट। संगीत वाद्यंत्र की बात कर लेते हैं तो तार वाले जो वाद्यंत्र है वो कौन कौन से हैं, देख तो सितार है, ठीक है, एक संतूर है, एक राग तारा है, दूसरा वीणा है, सरोद है, वायलिन है। ये सभी कौन, तार वाले हैं, जिसमें तार का प्रयोग, तार के माध्यम से जो स्वर है वो निकलते हैं। ठीक है, मुंह की और वायु की बात कर लेते हैं तो वायु से और मुंह से बजने वाले कौन कौन सी, एक तो शहनाई है, दूसरी बांसुरी है। ठीक है, कौन सी, एक तो शहनाई है, दूसरी बांसुरी है। बाकी और भी है, मैंडोलिन जो होता है, कौन सा, मैंडोलिन, शायद मैंडोलिन ही होता है जो मुंह से बजाया जाता है, काफ़ी बड़े प्रकार का होता है, शायद उसे ही मैंडोलिन कहते हैं। ठीक है, चमड़ा का उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है, जिसको हम मेम्ब्रेन ए फोन कहते हैं। तो नगाड़ा, जिसको नगाड़ा काफ़ी बड़ा होता है, तबला थोड़ा उससे छोटा होता है लेकिन होता उसी प्रकार का है। तबला हाथ से बजाया जाता है, नगाड़ा एक डंडे प्रकार का होता है, उसमें आगे कपड़ा लपटा हुआ होता है, उससे बजाता है। और मृदंग भी उसी तरीके का होता है, ठीक है, नगाड़े टाइप का। जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं तो जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। कौन है, तबला वादक हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। किसको, जाकिर हुसैन को। पंडित रविशंकर की बात कर लेते हैं तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, तो ये सितार वादक हैं और ये तार वाले हैं। कौन, सितार वादक हैं। सितार किसका बना हुआ था, किससे निकलती है, तो तार से ही तो ध्वनि निकलती है। सितार के जनक किसको कहा जाता है, तो सितार के जो जनक है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता है, जिसको हम तोता हिंद के नाम से भी जानते हैं, अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने 7 महाराजाओं का जो शासनकाल है वो देखा है। किसने, अमीर खुसरो ने। आत्मकथा की बात कर लेते हैं पंडित रविशंकर की, तो माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी एक आत्मकथा है। किसकी, पंडित रविशंकर की, माई लाइफ माई म्यूजिक। और पंडित रविशंकर ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। किसने, पहला ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले फर्स्ट इंडियन जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं। इनकी पुत्री जो है वो भी सितार से संबंधित है, जिनका नाम है अनुष्का शंकर। क्या है, अनुष्का शंकर, इनकी पुत्री का नाम है। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं, जो शहनाई किससे बजाई जाती है, मुँह से बजाई जाती है। और शहनाई में क्या होता है, हवा जब जाती है यानी कि वायु जाती है तभी तो बजता है वो। बिस्मिल्लाह खां ने क्या किया था, इन्होंने 1947 में लाल किला पर जो शहनाई है वो बजाई थी। कब, 1947 में लाल किले पर शहनाई इन्हीं के द्वारा, बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई थी। विष्णु गोविंद जोग की बात कर लेते हैं तो ये वायलिन वादक हैं। कौन है, ये वायलिन वादक हैं विष्णु गोविंद जोग। जो और वायलिन किससे संबंधित है, तो तार वाला है। अमजद अली खां की बात कर लेते हैं, इनके 2 पुत्र थे, एक थे अयान अली और एक थे अमान अली। और ये किससे, अमजद अली खान ये सरोद वादक है। और इनके पुत्र जो 2 थे, अयान अली और अमान अली। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, तो सरोद वादक वो दोनों भी हैं। और ये किससे बना हुआ होता है, तो तार से बना हुआ होता है। उस्ताद रहमान खां की बात कर लेते हैं तो पखावत से ये संबंधित हैं। और कौन से,
उस्ताद रहमान खां। एस बालचंद्रा की बात कर लेते हैं। तो एस बालचंद्रा जो है वो कौन है? तो वीणा वादक है। कौन है? वीणा वादक ये हैं। और वीणा वादक जो है वो क्या है? एक तार वाला जो वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा ही है। समुद्रगुप्त पर सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को क्या किया गया है? सिक्कों पर उनके वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है सिक्कों पर? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक है। औरंगजेब भी क्या था? तो औरंगजेब भी वीणा वादक था। पूछा जाता है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वीणा वादक है। समुद्रगुप्त किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये भी वीणा से ही है, जो कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसके कलाकार एस बालचंद्रन है। शिव कुमार शर्मा की बात कर लेते हैं। तो संतूर वादक जो है वो पंडित शिव कुमार शर्मा है। ठीक है। और संतूर जो है वो भी तार वाले हैं। अकबर जो है, अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित था? तो ये नगाड़ा से संबंधित है। किससे? नगाड़ा से। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन किससे है? तो ये वायलिन से है। अल्बर्ट आइंस्टीन बाय बाय करके चलेगा अपने बल्ब का आविष्कार करके। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसके? संगीत के जनक को सामवेद, यानी कि जो 4 वेद हैं, 4 वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो कि सामवेद है वो किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय संगीत नाटक अकेडमी जो है वो नई दिल्ली में 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संगीत नाटक अकेडमी की नई दिल्ली में 1953 ईस्वी में। ठीक है। अब एपिसोड नंबर अपने चौथे की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी जो फुटबॉल से संबंधित है? तो जो फुटबॉल से संबंधित है वो कौन सी है? मनीषा कल्याण जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। कौन सी? मनीषा कल्याण। आदित्य अशोक की बात कर लेते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। और राइडर कप जो है वो फीमेल को दिया जाता है गोल्फ में। ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह की बात कर लेते हैं। तो दिव्य कीर्ति सिंह को अभी क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम फीमेल हैं, जिनको घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली फीमेल कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। भवानी देवी की बात कर लेते हैं। तो तलवारबाजी जो है, जिसको हम इंग्लिश में फेंसिंग कहते हैं। क्या? फेंसिंग कहते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। किसमें? और फर्स्ट गोल्ड मेडल भी भवानी सिंह ने जीता था। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो जापान में ये टोक्यो ओलंपिक हुए थे। और प्रेजेंट टाइम में अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजन होंगे? तो ये होंगे पेरिस, लंदन में आयोजन किए जाएंगे 2024 वाले। ठीक है। और वो 2020 वाले थे। चंबल, हिडन और टोंस नदियाँ जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो चंबल, हिडन और टोंस नदियाँ जो है वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? यमुना की सहायक नदी हैं। यमुना की और कौन कौन सी हैं? देखो, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, कैन हो गई, हिडन हो गई और टोंस हो गई। ये सभी किसकी नदियाँ हैं? ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो देखो, गंगा की सहायक नदी एक तो रामगंगा है, गोमती है, घाघर है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। इसके बाद में यमुना जो मिलती है यहाँ से इधर से जाकर, और ये किस में बदल जाती है? ये प्रयागराज में जाकर जो गंगा है वो बन जाती है। ठीक है। यमुना जो है वो गंगा से मिलकर प्रयागराज में संगम बनाने का काम करती है। और सोन नदी जो है वो किसकी भी है? वो भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। तो इस तरीके की जो सहायक नदियाँ हैं वो हमें याद रख लेनी है। यमुना की चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन, टोंस। कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस। गंगा की बात कर लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन नदी, ये सभी किसकी हैं? गंगा की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। तो सुबनसिरी, संदरी, धनसिरी और तीस्ता, लोहित, तिबांग, ये सभी किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की हैं। सुंदरबन डेल्टा किस तरीके से बनता है? देखो, मेघना आती है ऊपर से। ठीक है। मेघना, सॉरी, यहाँ से आई। देखो, मान लो यहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है वो निकली। ठीक है। इसको यहाँ पे क्या सांको नाम दिया गया? क्या? सांपो नाम दिया गया। फिर आने के बाद आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है? तो नामचा बरवा इसका आंध्र प्रदेश में नाम हो जाता है। फिर थोड़ी आगे चलती है तो इसको दियांग के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर माजुली आइलैंड की बात आती है। फिर में ब्रह्मपुत्र जो है
माजुली आइलैंड से होकर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? असम में। फिर ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश में इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में इंडिया में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा और पद्मा दोनों मिलकर जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? तो मेघना कहते हैं। और जहाँ पे मिलती है वहाँ पे क्या बनाती हैं? ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनाती हैं। क्या? सुंदरबन डेल्टा ये निर्माण करती है मेघना नदी। मेघना नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का काम करती है। और जो मेघना नदी है वो किस तरीके से बनती है? तो पद्मा और जहाँ मिलती हैं उसको पद्मा कहते हैं, और आगे चलने के बाद इसको मेघना कहते हैं। जमुना और गंगा दोनों मिलकर जो जहाँ पे मिलती हैं उसको पद्मा कहते हैं, और जब ये आगे आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है। और ये दोनों आकर कहाँ मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेघना को। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो यहाँ पे बनाने का निर्माण का काम करती हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारतीय कानूनों के समकीर्ण और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम जो है वो समकीर्ण और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग स्थापना की गई थी 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें और क्या जोड़ा गया है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त जो है वो चाय और चीनी को छोड़कर जो है व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया नहीं, यानी कि किसी एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया है कि उससे वही व्यापार कर सके चीनी और चाय को छोड़कर। शिक्षा पर 1 लाख व्यय। 1813 के एक्ट में 2 चीज़ें जोड़ी गई। एक तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़कर बाकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। शुरुआत में हम एक चीज़ भूल गए कि जीएसटी जो है वो किस पर नहीं लगाया जाता है। वैसे तो आप सभी को पता है कि शिक्षा पर भी जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है। और सरकार को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप बता दें, अगर आपको नहीं पता है तो फिर वीडियो पूरे देखें, हम लास्ट में बता देंगे। ठीक है। 1833 चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है 13 में 2 बातें बोली थी, 1 लाख व्यय और दूसरा क्या है उसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया था चाय और चीनी को छोड़कर। ठीक है। 1833 के एक्ट क्या कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट में। बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल के गवर्नर को चेंज करके भारत का गवर्नर बना दिया गया। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर से चेंज करके 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो किसको बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक को बना दिया गया था। किसको? विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और इसी में क्या हुआ था? विधि आयोग की स्थापना होती है 1833 चार्टर एक्ट के तहत। मतलब चार्टर एक्ट में ही क्या हुआ था? विधि आयोग की स्थापना होती है। पहला विधि आयोग जो है वो किसको चुना गया था? तो पहला विधि आयोग जो है वो लॉर्ड मेकाले को चुना गया था। क्या किसको चुना गया था? लॉर्ड मेकाले को चुना गया था। आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया था? तो आज़ादी के बाद, यानी कि पहले तो लॉर्ड मेकाले को चुना गया। ठीक है। और जब भारत आज़ाद हो गया इसके बाद में किसको चुना गया? तो एमसी सीतलवाड़ को चुना गया। किसको? एमसी सीतलवाड़ को पहला विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुना गया। वर्तमान विधि अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी जो है वो 22वें नंबर के वर्तमान के विधि आयोग अध्यक्ष हैं। 22वें नंबर के वर्तमान के विधि आयोग अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसमें क्या लिखा गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो है वो मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत 1919 में की जाती है। किसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन आयोग की निर्वाचन की शुरुआत। ठीक है। जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 भी कहते हैं। 1919 में क्या हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम में जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो 1919 में आता है। इसमें क्या हुआ था? प्रांतों को देश शासन जो है, प्रांतों में देश शासन की शुरुआत जो है वो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा की जाती है। और 1935 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों के देश शासन को समाप्त कब कर दिया जाता है? 1935 में। और शुरुआत कब किया जाता है? 1929 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो होलोग्राफी के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए किसको जाना जाता है? तो डेनिस गेबोर को जाना जाता है। किसको? डेनिस गेबोर को जाना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की बात कर लेते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जोनास गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसका? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो जोन्स गुटेनबर्ग ने किया था। होलोग्राफी के सिद्धांत का विकसित किसको माना जाता है? तो डेनिस ग्रोवर को माना जाता है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब
के संस्थापक या फिर उनके खोजकर्ता या फिर जो भी बोला जाता हो, जो जिस भी लैंग्वेज में आता हो, वो किसको जाना जाता है? तो टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसको जाना जाता है? तो भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक है वो विजय भटकर को जाना जाता है। किसको? विजय भटकर को जाना जाता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? तो सीमोर क्रे को जाना जाता है। किसको? सीमोर क्रे को जाना जाता है विश्व में कंप्यूटर के जनक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम 8000 जो है वो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का केंद्रित किया गया था? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 है। किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होती है? 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। कब से? 1951 से 1956, फिर 56 से, फिर 1956 में 5 जोड़ते हैं, कब? 1961, फिर 61 से 65। ठीक है, कब? 56 से 61, 61 से 65, फिर 3 साल का गैप दिया जाता है, यानी कि 65, 66, 67, 68, 69 से 70 चलती है। इस तरीके से अभी आपको बता रहे हैं, पूरी डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है वो 1974 से 78 चलती है। ठीक है, 69 से 74 चली थी चौथी, और 74 से 78 चली 5वीं। और फिर क्या हुआ था? फिर 2 वर्ष का गैप दे दिया था। किसका? 90 का। ठीक है, तो 90 से 92 चलती है कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और फिर 8वीं चलती है 92 से लेकर 97 तक, क्योंकि यहाँ पर गैप दे दिया गया था ना 2 का 78 के बाद में। फिर 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब चलती है? तो 1992 से 1997 चलती है। इसके बाद में अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चलती है। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? को किस आधार पर थी? तो हेमर-डोमर मॉडल पर इसको आधारित थी। इसमें किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि पर जोर दिया गया था पहले वाले में। ठीक है, दूसरी 5वीं वाली में जब गरीबी उन्मूलन हो रहा था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी तो गरीबी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। उस टाइम पीएम कौन थी? तो उस टाइम पीएम जो थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? पीएम इंदिरा गांधी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक चलता है, इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? तो तीव्र समावेशी सतत विकास पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना थी। इस टाइम 2012 से 2017 तक पीएम कौन रहते हैं? तो देखो, पहले मनमोहन सिंह रहते हैं, उसके बाद में मोदी जी 2014 में ये आ जाते हैं। कब? 2014 में मोदी जी आ जाते हैं। और उसके बाद में इसको पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाने जाते हैं? तो योद्धा जो होता है वो किस पर सवार होकर युद्ध करता है? तो घोड़े मोदनी जो है, कैसे? घोड़े मोदनी, ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो योद्धा जो है वो किस पर बैठा होगा? घोड़े पर बैठा होगा। ठीक है, तो घोड़े मोदनी जो है वो योद्धा नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। मणिपुर की बात कर ले तो थांगता, पुंगचोलोम, संकीर्तन, न जाने कितने ही मणिपुर के नृत्य हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी एक एक करके सर जो है वो याद करा देंगे। ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाएगा। देखो, 2 दिन में 1 दिन जो है वो इसकी जो वीडियो है वो आएगी, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 सेट जो है वो हम एक साथ ही कवर करेंगे। बाकी के जो 1 दिन बचेगा उसमें हम किसी भी बुक को उठा लेंगे, जैसे कि महाभारत सीरीज चल रही है प्रेजेंट टाइम में बहुत यूपी पुलिस के लिए, किसी भी स्टैटिक को उठा लेंगे, या फिर जीके जीएस को, या फिर हिंदी को, या फिर कोई भी हिंदी की जो बुक होगी बहुत यानी कि यूथ कंपटीशन वाली जो है उनको हम उठा लेंगे। अगर उसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए हो, देखो वैसे हम पीडीएफ संडे को सिर्फ अपलोड करते हैं शाम को 1 घंटे के लिए। ठीक है, बहुत सारी पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करा देंगे, और आपको अगर वो चाहिए हो तो आप अपने किसी पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो आप अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा के नृत्य कौन कौन से हैं? फुगड़ी, सिग्मो, सनबर्न। ठीक है, और बहुत सारे जो हैं वो गोवा के भी हैं। घोड़े मोदनी जो है ये भी कहाँ का है? ये भी गोवा का है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो कूदे और लग गई पैर में, तो कैसे कर रहे हो? उफ कर रहे हो। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकी हमले होते हैं, आतंकी हमला हो रहा था, तुम वहाँ पे कूद गए तो पैर में लग गई, आप कैसे कर रहे हो? तुम उफ। ठीक है, रफ जो है और कूद है, ये कहाँ के? ये जम्मू एंड कश्मीर के है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो चक्री, कालबेलिया, तेरह ताली,
घूमर और गीदड़, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी राजस्थान के जो नृत्य हैं वो हैं। कहाँ के? राजस्थान के नृत्य हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो रैंक है वो कौन से नंबर की है? 48 नंबर की है। ठीक है। और इसमें अगर हम पैरा टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो पैरा टोक्यो ओलंपिक की जो स्थान है वो कौन सी है? तो वो 24वीं है। कौन सी है? 24वीं है। 19वीं एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं जो कि हांगझाऊ चीन में हुए थे। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो 4th स्थान जो है वो 19वीं एशियन गेम्स में हांगझाऊ चीन में जो हुए थे वो भारत का जो स्थान है वो 4th नंबर का था। पैरा एशियन की बात कर लेते हैं तो पैरा एशियन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 5वां स्थान जो है वो पैरा एशियन में रहा है। टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो 48वां स्थान रहा है। और पैरा टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो 24वां स्थान रहा है। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं। 1 2 का 4। कितने? 1 2 का 4। 1 गोल्ड जीता है, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और 2 सिल्वर जीते। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक है। 1 2 का 4। कुल कितने मेडल जीते थे? तो 7 मेडल जो है वो भारत ने जीते थे। 33वां ओलंपिक जो होगा वो कब होगा? वो पेरिस में होगा। शुरुआत में ही हम आपको बातें जो है वो बार बार रिपीट करके बता चुके हैं। ठीक है। और ये कब होंगे? ये 2024 में पेरिस में इनकी शुरुआत होगी। 33वें ओलंपिक खेलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वाद यंत्र से संबंधित है? तो पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी वादक हैं जिनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विश्व मोहन भट्ट की बात कर लेते हैं तो विश्व मोहन भट्ट जो है वो वीणा से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जिन्हें ग्रैमी अवार्ड पहला दिया गया था, ये किससे संबंधित है? संतूर से संबंधित है। पंडित रविशंकर जिनकी पुत्री जो है अनुष्का शंकर, इन्हें क्या दिया गया था? सितार। ये किससे? दोनों से हैं, पिता पुत्री, ये सितार वादक हैं। और ये कौन है? तार वाले ये वादक हैं। भारतीय संविधान का जो मूल है हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा है? हाथ से। भारत का जो संविधान है वो हाथ से किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इनके द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसको? अपने जो मूल संविधान है उसको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 में इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। कब प्रारूप समिति आती है? तो 29 अगस्त 1947 में आती है और इनके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो किस अधिनियम के तहत आता है? तो फजल अली अधिनियम के तहत जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। संविधान को हिंदी संस्करण में लिखा गया है तो बसंत कृष्णन वैद्य जो है वो संविधान को हिंदी के संस्करण में लिखने वाले कौन है? तो बसंत कृष्णन वैद्य हैं। किन पहाड़ियों को दक्षिणी श्रेणी में स्थित मानसराम में विश्व में ही सर्वाधिक औसतन वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियाँ जो है, मानसराम में खासी पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर अत्यधिक वर्षा जो है वो भारत की सबसे औसतन वर्षा में होती है। नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं तो देखो इस साइड अपना केरल होता है, यहाँ तमिलनाडु है, ऊपर की साइड में तेलंगाना है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर? इन तीनों के मध्य में है। किस पर? इन तीनों के मध्य में स्थित है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल हो या फिर कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु, इन तीनों के सेंटर पॉइंट पे ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो मिलती है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? डोडा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। दक्षिण भारत की 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो वो किसको माना जाता है? डोडा बेटा को माना जाता है, जो किसकी चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। बाकी खासी गारो जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में ये स्थित है। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता है? समाहर्ता नामक अधिकारी जो है वो क्या करता है? तो कर का निर्धारण करता है। किसका? कर का निर्धारण करने वाला होता था। कहाँ पर होता था? तो ये मौर्य काल में होता था। समाहर्ता जो है वो कर को कलेक्ट करने का काम करता था। और किस काल में करता था? तो मौर्य काल में ये काम करता था। सुरक्षा आश्वासन जो है उसको कौन देखता था? तो सुरक्षा आश्वासन जो देखता था उसको क्या कहते थे? नायक कहते थे। क्या कहते थे? नायक कहते थे। पत्र व्यवहार करना या फिर चर्चा करना किसका काम था? तो कोषाध्यक्ष का काम ये पत्र व्यवहार करना था। भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो लगती है। किसकी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जो है वो लगती है। जैसे मान लो अपना देश ही है, यहाँ पे V, यहाँ पर K, यहाँ पर J और यहाँ पर क्या मान लो कुछ भी, जैसे मान लो इस तरीके से जो है
वो अपना भारत का नक्शा बनता है, ठीक है। इस तरीके से, एक मिनट रुकना, भारत का नक्शा बना लें, ठीक है। तो पाकिस्तान जो और अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर ऊपर की साइड अफगानिस्तान होगा, जिसकी सीमा किससे मिलती है, लद्दाख से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। पूछा गया भारत के उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर, ये है पश्चिम, कहाँ पर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये अफगानिस्तान होगा, यहाँ पे ये पाकिस्तान होगा। इसके बाद में चीन जो है, वो चीन की लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे जो है वो क्या है, वो चीन है। बाकी बंगाल की खाड़ी अपनी नीचे साइड आ जाती है, कहाँ पर, यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में बांग्लादेश कहाँ पर है, तो बांग्लादेश अपना यहाँ पर स्थित है, जहाँ पे जो पूर्वी साइड है बांग्लादेश स्थित है, ठीक है। अरब सागर यहाँ नीचे आ जाता है। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं किसकी, नेपाल की, नेपाल और भूटान की। तो नेपाल जो है वो इस कॉर्नर के साइड आता है और भूटान जो है वो इस साइड आता है, ठीक है। इसके बाद में और किसकी, श्रीलंका, सभी को पता है कि जो नीचे की साइड है ये लटका हुआ जो है वो क्या है, वो श्रीलंका है, ठीक है। और तिब्बत किस साइड है, तो तिब्बत यहाँ पे, ये जो अपना नेपाल साइड, यहाँ पे ऊपर की साइड में ये जो है वो तिब्बत लग जाता है, ठीक है। इतने जो स्टेट है वो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत की सीमा से लगे हुए हैं। तो भारत की सीमा से कुल कितने देश लगे हुए हैं, तो 7 देश जो हैं वो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। कुल स्थल सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो कुल स्थल सीमा वाले राज्य जो हैं वो कितने हैं, 17 राज्य जो हैं वो किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय या फिर मतलब किसी न किसी अदर कंट्री से जुड़े हुए हैं। 17 ऐसे देश हैं। कुल तटीय सीमा वाले देश कितने हैं, तो 2 हैं जो तटीय सीमा वाले देश हैं। कुल तटीय सीमा वाले राज्य की बात कर लेते हैं, तो कुल तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। स्थल सीमा की बात करें, देश पूछें तो 7 हैं, राज्य पूछे तो 17 हैं। कुल तटीय की बात आ जाए, तटीय सीमा वाले अगर देश पूछे तो 2 हैं और राज्य पूछे तो 9 हैं, ठीक है। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागीटा मारो को प्रवेश देने से रोक दिया, तो कनाडा ने क्या किया, भारतीयों को ले जा रहे थे, एक जहाज था कोमाटोगारो मारू, इसको किसने रोक दिया था, तो कनाडा के अधिकारियों ने इसको रोक दिया था। कनाडा की अगर राजधानी की बात करें तो कनाडा की जो राजधानी है वो कौन सी, ओटावा है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था, आप बताएंगे, शुरुआत में हमने बताई थी आपको कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था, ठीक है। और हमने उसी से रिलेटेड अभी सवाल पूछा था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में, जो कि सबसे लंबी सीमा समांतर रेखा जो है वो बनाई थी, मतलब है किसके, यूएसए और कनाडा के बीच में सबसे लंबी समांतर रेखा जो है वो 49वीं समांतर रेखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो एनी बेसेंट को चुना गया था। 1917 में इनको चुना गया था। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो भारतीय महिला जो है वैसे तो सरोजनी नायडू है, मतलब फीमेल में, और इंडियन की बात कर लेते हैं और सिर्फ फीमेल की बात कर लेते हैं तो कौन आई, तो 1917 में एनी बेसेंट आई हैं। और इनको सरोजनी नायडू को कहाँ के चुनेंगे थे, तो कानपुर के आईएनसी कानपुर में 1925 में, कहाँ पर, 1925 में सरोजनी नायडू को ये चुना गया था। पहली भारतीय सीएम की बात कर लेते हो, तो पहली भारतीय सीएम जो है वो सुचेता कृपलानी है। कौन है, सुचेता कृपलानी है। पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो यूपी की सरोजनी नायडू बनी थी। कौन, पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला पीएम की बात कर लेते हो, तो इंदिरा गांधी जो है वो पहली महिला पीएम बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो तीसरी और चौथी सीरीज जो है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो रैपिड स्टडी 1 करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, रैपिड स्टडी 1, ठीक है। आप चाहे यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, दोनों ही इसी नाम से जो है वो आपको सर्च करने पर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और जो अदर दिन नेक्स्ट डे जो सीरीज़ आपको अपलोड की जाती है वो भी देख लेना। वैसे महाभारत की सीरीज़ जो है वो हम आपको तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो विवेक सर की महाभारत जो सीरीज़ है पूरी वीडियो आपको उसकी अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 3-4 घंटे की वीडियो जो वो कंटिन्यू नहीं बना पाते हैं,
क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें हमने बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं। जिस तरीके से इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट डाले थे, उसमें इससे भी दुगनी एक्स्ट्रा फैक्ट डाले हुए हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो है वो हमको मिल जाते हैं और चारों ऑप्शनों को डिस्कस करके हमने उसमें आपको समझाया हुआ है। तो आप पहले हिंदी को देखना, उसके बाद में स्टैटिक को देखना, उसके बाद में जो जीके जीएस है उसको देखना, ठीक है। पहले हिंदी की अपलोड करेंगे, उसके बाद स्टैटिक की, उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं जीके जीएस की जो महाभारत सीरीज़ है आप लोगों को अपलोड कर देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे जब वीडियो आए उसकी महाभारत सीरीज़ की तो आपको मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।